और अब बात करते हैं देश प्रदेश की और शुरुआत मध्य प्रदेश से कर रहे हैं, जहां पर मुरैना में रेत माफिया और राजस्थान पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। सागरपाड़ा पुलिस आउटपोस्ट के पास ये मुठभेड़ हुई है। राजस्थान पुलिस को दरअसल 4 ट्रैक्टर के जरिए बालू तस्करी की सूचना मिली थी और मुरैना से धौलपुर ले जाया जा रहा था इस रेत को। राजस्थान पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो रेत माफिया ने वहां से फायरिंग शुरू कर दी। इस मामले में एक ड्राइवर को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जिस वक्त ट्रक को रोकने की कोशिश की गई। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। अनुराग, इस मामले में और क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं बिल्कुल आमने सामने की स्थिति थी। बिल्कुल अदिति, ये अब मध्य प्रदेश के मुरैना से रेत माफियाओं ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वो अवैध रेत बेचते ही थे, राजस्थान के धौलपुर को भी उन्होंने नया ठिकाना बना लिया है। सोमवार को 4 ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल से अवैध रूप से, जबकि चंबल में पिछले 2 दशकों से कोर्ट के आदेश के बाद वहां एक कागजों पर तो कम से कम रेत का खनन नहीं होता, लेकिन वहां से अवैध रेत लेकर धौलपुर की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की सागरपाड़ा पुलिस चौकी के पास राजस्थान पुलिस ने, लेकिन वो रुके नहीं और उल्टा पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। राजस्थान पुलिस ने भी फायरिंग की। हालांकि फायरिंग की आड़ में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर माफिया भाग निकला, लेकिन एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और उसका जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक देसी कट्टा और 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। जो ये डीएसटी और क्यूआरटी की टीम है नेशनल हाईवे नंबर 3 पर, वो वहां नाकेबंदी कर रही थी और तभी जब मुरैना की तरफ से रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नजर आई तो पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की है। अगर पुलिस जवाबी फायरिंग नहीं करती तो शायद उनके हौसले बहुत बुलंद रहते, क्योंकि हम देख चुके हैं कि किस तरह से मुरैना में वन विभाग की जो एसडीओ श्रद्धा पांढरे हैं, कल भी उन पर हमला हुआ और पिछले 2 महीने में उन पर 11 बार हमला हो चुका है। और आप यकीन मानेंगे कि कल ही मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रेत के ठेकेदारों को राहत देने का फैसला किया है, जबकि कैबिनेट में कई मंत्री इसके विरोध में थे। उसके बावजूद रेत के ठेकेदारों को कोरोना काल में नुकसान को मानते हुए उनको राहत देने का फैसला हुआ है, जबकि कई जगहों से ऐसी खबरें आती रही हैं कि किस तरह से छलनी कर दिया गया है। जितनी क्षमता का ठेका उनको दिया गया था उससे ज्यादा दोहन किया है और उसके बावजूद कैबिनेट ने उनको राहत देने का फैसला किया है। शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी हैरान करने वाली बात है कि अब तक सरकार इसको लेकर सख्त कदम नहीं उठा रही और इस तरह से रेत माफिया जो है लगातार वो हावी होते जा रहे हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश की। मंगलवार को उत्तर प्रदेश में काफी राजनीतिक गहमागहमी देखने को मिली, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे। दोनों नेता एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते हैं, लेकिन 4 साल में ये पहला मौका था जब योगी केशव मौर्य के घर पहुंचे। इस मुलाकात को लेकर सियासी चर्चाएं भी काफी तेज हैं, क्योंकि अब चुनाव भी उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध उत्तर प्रदेश में कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में 8 साल की एक बच्ची से रेप के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। बच्ची का लहूलुहान शव गन्ने के खेत में मिला। पुलिस ने रेप का मामला दर्ज कर दिया है, लेकिन अब तक कोई पकड़ा नहीं गया है। उधर बहराइच में रेप की शिकार हुई 1.5 साल की बच्ची की अस्पताल में मौत हो गई। वहीं हमीरपुर में छेड़छाड़ से तंग आकर एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। वो गांव की चारागाह में दादी के साथ बकरी चराने गई थी, लेकिन क्योंकि उसे घर में खाना भी बनाना था और अपनी छोटी बहन को भी खिलाना था, इसलिए दादी को वहीं छोड़ घर के लिए निकली, लेकिन नहीं पहुंची। बकरियां आधे घंटे हमने चराई। आधे घंटे बाद हम आए वहाँ से बकरियां लेकर। मम्मी ने उसकी कहा कि बिटिया नहीं है, तो हमने कहा कि बिटिया तो कब की आई है, 5 बजे की आई है, लेकिन बिटिया घर नहीं आई। बाद में बच्ची की ढूंढ शुरू हुई तो बच्ची गन्ने के खेत में लहूलुहान मरी हुई मिली। उसकी शलवार से उसका गला घुटा हुआ था। बाद में पुलिस ने भी मौके पे पहुंच के वहां से फॉरेंसिक सबूत जमा किए। हमने देखा कि हमारी बिटिया की टांग बंधी थी, मुंह से खून निकल रहा था। बिटिया से हमारी गलत काम हुआ था और टांगे फट गई। खून बहुत हमारी बिटिया का निकल गया। गला सलवार निकाल कर बांधा था। लखीमपुर खीरी में 3,33,000 हेक्टेयर में गन्ना बोया जाता है। गन्ना इन इलाकों में खुशहाली लाता है, लेकिन गन्ने की घनी झाड़ियाँ अक्सर महिलाओं के साथ होने वाले दुराचार का ठिकाना भी बन जाती हैं। 14 अगस्त 2020 को ईसानगर में 13 साल की बच्ची की गन्ने के खेत में गैंगरेप के बाद हत्या हुई। 25 अगस्त 2020 को नीम गांव में
17 साल की बच्ची की गन्ने के खेत में रेप के बाद हत्या हुई। 4 सितंबर 2020 को सिंघी में 3 साल की बच्ची की गन्ने के खेत में रेप के बाद हत्या हुई। 5 जून 2021 को फूलबेहड़ में 2 बहनों के साथ गन्ने के खेत में रेप हुआ और अब ये कांड हुआ है। पुलिस ने रेप का केस दर्ज कर लिया है। बालिका के शरीर पे पाई गई चोटों एवं प्रसिद्धिजनक साक्ष्य के आधार पर विवेचना में 376 AB और 5M/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की जा रही है। विवेचना के क्रम में पोस्टमार्टम पैनल के चिकित्सकों का बयान अंकित कर पोस्टमार्टम परीक्षण रिपोर्ट की स्थिति को स्पष्ट करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर के गांव में आरोप है कि डीजे बजा रहे कुछ युवकों ने वहां से गुजर रही एक लड़की को जबरदस्ती नचवाना चाहा। लड़की किसी तरह उनसे जान बचा के भागी। बाद में भी वे उसे छेड़खानी करने लगे, जिससे तंग आके उसने खुदकुशी कर ली। आज इन्होंने जाहिर दिया है कि जो लोग पिछली घटना किए थे उनके दबाव में आकर इसने आत्महत्या किया है। इस संबंध में FIR लिखने के लिए जाहिर दिया, जिस पर FIR पंजीकृत की जा रही धारा 306 के थाना मझगवा में। इसकी विवेचना की जाएगी। इसकी मृत्यु के लिए जो भी दोषी होगा उसके संबंध में कार्रवाई। बहराइच के गांव में मां के साथ सोती एक 1.5 साल की बच्ची को कल रात एक युवक उठा ले गया और उसने पास की स्कूल में उसके साथ रेप किया। नाजुक हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसकी आज मौत हो गई। पीड़िता को मेडिकल उपचार के लिए भेजा गया है। नामित अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जा रहा है। अगर इस तरह के मामलों में अपराध जल्दी साबित हो जाए और सज़ा जल्दी हो जाए तो मामले कम होंगे, लेकिन महिलाओं के प्रति अपराध को कम करने के लिए समाज को भी बदलना होगा। लखीमपुर में प्रतीक और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में रेलवे जंक्शन पर GRP ने 14 किलो सोने के जेवर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद सोने की कीमत करीब 7 करोड़ रुपए है। तीनों युवक सूरत से कटनी आए थे। उनकी गतिविधियां संदिग्ध नजर आ रही थी। उसके बाद जब उनके सामान की तलाशी ली गई तो ये सोना बरामद हुआ। सोना किस लिए लाया गया और किसका है, इस बारे में अब तक इन्होंने सही जवाब नहीं दिया है, लेकिन पुलिस ने फिलहाल अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 100 से ज्यादा इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी देने वाले गांव निजामपुर कोरोना से बदहाल है। ये बाहरी दिल्ली का गांव है। लोग काफी डरे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि दूसरी कोरोना की जो लहर थी यहाँ पर सैकड़ों लोग बीमार पड़े और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। कहने को गांव में अस्पताल है और 3 क्लिनिक भी है, लेकिन उनकी हालत क्या है उसकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी रवि सज्जन शुक्ला। बाहरी दिल्ली के निजामपुर गांव का ये अस्पताल 7 साल से बंद पड़ा है। 2014 में स्मृति ईरानी और प्रवेश वर्मा ने अस्पताल का उद्घाटन किया, लेकिन उसके बाद यहाँ न तो कोई डॉक्टर आया न नर्स। कुछ अब इस तरह के पोस्टर, टूटे फर्नीचर, फटे रजिस्टर दिख रहे हैं। बाहर अस्पताल की दीवार पर जमा विशाल पीपल का पेड़ बदहाली की कहानी कह रहा है, जबकि कोरोना की दूसरी लहर में इस गांव के दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कि भाई ये चालू होता तो हमारे गांव में जो है सुविधा मिलती, दवाई मिलती। अच्छा, 40 के करीब 40 लोग जान गंवाया। हाँ 40। अच्छा, अब आप सोचिए कि इतने बड़े अस्पताल की इमारत बनी, तैयार है, खंडहर में तब्दील हो रही है, लेकिन दिल्ली सरकार की जो डिस्पेंसरी है वो किराए पर चल रही है। अभी हम आगे आपको दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक का भी हाल बताने वाले हैं। नगर निगम के बंद पड़े अस्पताल की बड़ी बिल्डिंग से कुछ ही दूरी पर किराए के एक घर में दिल्ली सरकार का ये छोटा सा क्लिनिक है, जो फिलहाल 2 बजे के बाद बंद रहता है। ये कंपनी देखिए ना, कितनी ब्रांडेड इंटरनेशनल। लेकिन हमें गांव वाले अब दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक को दिखाने ले जा रहे हैं। गांव के बाहर ये मोहल्ला क्लिनिक 2018 में बनाया गया, लेकिन डॉक्टर और नर्स की जगह यहाँ चिड़ियों का घोंसला और सरकार का एक पोस्टर जरूर दिखा।
ओर क्लिनिक की टाइल्स को उखाड़ ले गए हैं। तो ये 2018 में बनके तैयार हुआ और इसका उद्घाटन करने आए थे सत्येंद्र जैन जी। यहाँ पे खाना वाना बना, इसमें एसी वेसी भी लगे हुए थे, बहुत अच्छा ये बना था। और हमें हाँ, और उन्होंने बताया कल से स्टाफ आएगा और आपको जो है यही लैब की सब सुविधा यहाँ मिलेंगी, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं, ये लिखेंगे तो बड़े अस्पताल में आपने जाना, ये रेफर करे तो। उसके अगले दिन से हम आज इंतजार कर रहे हैं, यहाँ कोई नहीं आया। अच्छा। और कुछ दिन बाद यहाँ के एसी वेसी भी फटने शुरू हो गए। 12,000 की आबादी वाले दिल्ली के निजामपुर गांव में 100 से ज्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी के खिलाड़ी रहते हैं, लेकिन दिल्ली के गांवों में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी जीरो है। हर बार इस बात को बोला जा रहा है कि दिल्ली में DDM में लगा हुआ है, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अगर डिजास्टर है तो फिर सरकारों को आगे आना चाहिए ना। आप हालत देख ही चुके हैं, गांव में जमीनें हैं, बिल्डिंगें हैं, कुछ चल नहीं रही। दिल्ली सरकार और नगर निगम बैठकर कोरोना संक्रमण से लड़ने की साझी रणनीति बनाएं तो शायद आपदा के वक्त बेड और दवा की इतनी मारामारी न हो। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।